नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 3 रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की किताब का टाइटल क्या है चैप्टर का? एवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी के एवोल्यूशन के बारे में बातें हो रही हैं। देखिए, अगर आपने मेरी एनसीईआरटी इकोनॉमी की बेसिक सीरीज देखी है, 9th क्लास की इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर चुका हूँ, 10th क्लास की इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुका हूँ, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब अभी चल रही है, धीरे धीरे करके मैं कवर कर दूंगा। तो अगर आपने ये बेसिक एनसीईआरटीज़ की किताबें पढ़ी हैं, मेरी सुनी है, पढ़ी भी नहीं, अगर आपने सुनी है जो मैंने पढ़ा रखा है, तो आपको इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ पता होने वाला है। बट चलिए, चैप्टर तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। टाइटल क्या है? तो टाइटल है इसका एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखते हैं क्या क्या बात करेंगे यहाँ पे। 1757 में आपको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बंगाल के गवर्नेंस के ऊपर कब्जा किया। तो कैसे कब्जा किया? कब्जा कुछ ऐसे किया कि 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव ने चूसना शुरू किया यहाँ पे बंगाल में। और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। वो सब हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इंडिया के डोमेस्टिक ट्रेडर्स के ऊपर, इंडिया के इंपोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं कब्जा जमाना शुरू किया यहाँ पे। किसने? अंग्रेजों ने। यहाँ पे चाइना और इंडिया के एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करके पूरी की पूरी एशियन इकोनॉमी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करना और खासकर इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करना, बेसिकली ये है, आप कह सकते हो, सार इस चैप्टर का। इंडिया की बात करते हैं इंडिपेंडेंस के समय पे, हमारी आज़ादी के समय पे और हमारी आज़ादी के समय से पहले जो हमारी इकोनॉमिक प्रोफाइल थी बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। इंडिया में डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन वो डेवलपमेंट इंडिया का डेवलपमेंट नहीं था, वो एक फॉरेन कंट्री का डेवलपमेंट था, वो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम का डेवलपमेंट था। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा हिला हुआ था। एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ इस प्रकार से चलता था कि जो चीज़ें इंग्लैंड के मार्केट में ज़रूरत में होती थी वो इंडिया में पैदा की जाती थी, और उसको पैदा करने के लिए इंडियन फार्मर्स को ठीक से पैसा भी नहीं मिलता था। इंडस्ट्रीज़ को कुछ इस प्रकार से रेगुलेट किया गया कि हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री को डेवलप ही नहीं होने दिया गया, हमें प्राइमरी सेक्टर तक लिमिटेड रखा गया। तो भाई, गेहूं, धान, अनाज, इंडिगो, इन सबको पैदा कर दो, टी कॉफ़ी पैदा कर दो और इंग्लैंड भेज दो, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्टर तक हम पहुंचे ही नहीं। सेकेंडरी सेक्टर की जो हमारी डेली मर्रा की रोज़ की चीज़ें हैं वो बनती थी इंग्लैंड के शहरों में और इंडिया में इंपोर्ट होकर आती थी। तो स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन से पूरी इकोनॉमी को तोड़ रखा था। इंडिया के आज़ाद होने के 50 साल पहले दुनिया में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था, एग्रीकल्चर का भी, इंडस्ट्री का भी, और सरकारें ये डेवलपमेंट कर रही थी, लेकिन इंडिया का बेड़ा गर्क था, ठीक है ना। बहुत ही खराब हालात चले थे। हालांकि इंडिया की इंडिपेंडेंस से 50 साल पहले की अगर आप बात करो तो उसमें 2 वर्ल्ड वॉर भी हुए हैं। उसके बावजूद भी आप देखोगे तो उन वर्ल्ड वॉर के समय को अगर आप हटा दो तो कहीं ना कहीं उन 50 सालों में जहां पे इंडिया आज़ाद हुआ है, मतलब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ है, तो 1897 से बात कर लो तो उसमें 4 साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और 6 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, इन 10 सालों को हटा दो तो बाकी के 4 साल बाकी देशों ने तगड़े तरीके से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम का डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो अंग्रेजों ने किस किस प्रकार से इंडिया को लूटा, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ से पैसा निकाल के तो इंग्लैंड में पहुंचाया गया। कैसे? तो हमारे कॉमर्शियल सेक्टर को ऑर्गेनाइज तरीके से तोड़ा गया, ट्रेड इंडस्ट्री को तोड़ा गया, हैंडलूम सेक्टर को तोड़ा गया। मैंने एनसीईआरटीज़ में भी आपको समझाया कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को ख़त्म किया गया। हमारे देश में जो हैंड क्राफ्टर ज़बरदस्त कपड़े बिकते थे उनके ऊपर इंग्लैंड के मार्केट के अंदर ज़बरदस्त इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई। साथ साथ इंग्लैंड के इंडस्ट्रियों में बने हुए कपड़ों को जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया गया और इंडिया के मार्केट में सस्ते में बेचा गया। तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी खत्म हो गया हमारे हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, और एक्सपोर्ट मार्केट को तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा के इंग्लैंड ने खत्म कर दिया। इन सब चीज़ों को समझाते हुए दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि एक बार मेरी एनसीईआरटी 9, 10th, 11th की वीडियोस देख लो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में। बेसिक्स को बिल्कुल मक्खन बहुत ही आसान भाषा में मैंने वहाँ पे समझा रखा है। तो अगर आपके पास समय हो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप ढंग से पढ़ने पे बैठ जाओ तो 2 दिन में ही आप देख जाओगे 9th, 10th और 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमी किताब। चलिए आगे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज बनाई कॉलोनियल स्टेट ने जिससे हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक गया। कॉलोनियलिज्म ने इंडिया को प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स के लिए रख दिया, और जो कि भी ब्रिटेन मैन्युफैक्चर करता था अपने देश के अंदर उसको इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया गया। और आप समझिए, ब्रिटेन में बनी हुई चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट होती थी, ठीक है। अभी ब्रिटेन में बनी हुई चीज़ें जब इंडिया में इंपोर्ट होती थी तो कहीं ना कहीं उससे
पैसा किसकी जेब से निकलता था? हमारे देश के लोगों की जेब से। और वो पैसा कहाँ चला जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी उन पैसे को कहाँ भेज देती थी? तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो जो भी पैसा था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की, आप कह सकते हो, भलाई में लग रहा था। आप सोचोगे एक बार को कि भाई हम भी तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, चलिए मान लीजिए कि हम पहले हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसका पैसा कहाँ जा रहा था? तो उसका पैसा देखिए, पहले तो ट्रेडर्स के थ्रू कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता के पास आता था, लेकिन बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल कंट्रोल किया तो हम जो कुछ भी एक्सपोर्ट करते थे उसके लिए जो प्रोडक्ट को बना रहा था, जैसे टी कॉफ़ी जो किसान पैदा कर रहा है उसको तो ना के बराबर पैसे मिलेंगे, ज़्यादातर पैसे ट्रेडर्स खा जाएंगे, मिडिलमैन खा जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले खा जाएंगे, और उन पैसे से क्या करेंगे? उन पैसों से चाइना से ओपियम ट्रेड करेंगे। मतलब कुल मिला के पैसे लूटने थे। पॉलिटिकल कंट्रोल के चलते पूरे के पूरे पैसे का कंट्रोल पहुंच गया अंग्रेजों के पास, और जो भी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा था उसको तो उसके प्रोड्यूस का वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा था। पूरा का पूरा पैसा कौन खा रहा था? तो ये अंग्रेज खा रहे थे। ठीक है, अब चलिए वो पैसा खा के देश की भलाई के लिए कुछ कर दें तो भी बात है, वो भी उन्होंने नहीं किया। सोशल सेक्टर का बेड़ा गर्क हो गया, बेकार हो गया अंग्रेजों के अंदर। ब्रिटिश रूलर्स ने सोशल सेक्टर को बहुत कन्वीनियंटली निगलेक्ट कर दिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी हेल्थ खराब होती है तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। समझ गए? सोशल सेक्टर निगलेक्ट हुआ और उसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे आया, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी पे आया। क्योंकि देखिए, एक पर्टिकुलर देश की आबादी कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी हेल्दी है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस देश की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कैसी है। हमारे देश के लोग हेल्दी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक मेजर रोल प्ले करेंगे। लेकिन ना वो पढ़े लिखे होंगे और ना ही वो हेल्दी होंगे, तो वो क्या ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ गए? जब हम आज़ाद हुए, हालात इतने ख़राब थे कि देश में लिटरेसी परसेंट था 17%, और देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ था 32.5%। सोचिए, एक पर्टिकुलर पर्सन जो इंडिया में पैदा हो रहा है उसके लिए सिर्फ इतना एक्सपेक्टेड है कि वो 32.5 साल जिएगा। अब उस समय भले मेडिकल साइंस बढ़ी नहीं थी, बट 32.5 साल बहुत कम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके थ्रू जुड़ने की कोशिश करूँगा, मैसेजेस, वीडियोस, आपकी मैसेज का जवाब दे के, प्लस आपको फोटोज़ और वीडियोस के थ्रू भी जुड़ूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेट्स भी डाल देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई वीडियो लेट हो जाती है, जो मेरी डेली एडिटोरियल की वीडियोस आती हैं द हिंदू की, जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं द हिंदू, पीआईबी, जो मैं डाइवर्स सोर्सेज से बनाता हूँ, उनकी पीडीएफ भी कहीं ना कहीं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और अच्छा लगे, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिए, जो भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। सतीश चंद्र मिडिल हिस्ट्री पे लक्ष्मीकांत पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रम इन ऑर्डर हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर इन सब चीज़ों से आपको यूजफुलनेस लग रही है, मदद मिल रही है, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। फिर बात की जाए इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है इंडिया के अंदर। भाई कॉलोनाइजर्स थे, जो अंग्रेज थे, जिन्होंने हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किया, इन्होंने इंडिया का किसी भी प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश नहीं की। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया नहीं। अब आप बोलोगे रेलवेज बनाई है, भाई देखिए ऐसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए नहीं बनाया है, वो इंडिया को लूटने के लिए बनाया है। तो रेलवेज क्यों बनाई? ताकि जो बाहर से इंग्लैंड से सामान इंडिया में पोर्ट पे उतरता है, उसको भाई इंटीरियर इलाकों में कैसे पहुंचाओगे? रेलवे से पहुंचाओगे। इंडिया का कोयला और आयरन ओर का खनन कैसे करोगे? रेलवे से करोगे। इंडिया के जंगलों से लकड़ियां काट के इंग्लैंड कैसे लेके जाओगे? तो रेलवे से लेके जाओगे। अगर किसी इंडिया के सेंटर में रिवॉल्ट हो जाता है तो वहां पे आर्मी को जल्दी कैसे पहुंचाओगे? रेलवे से पहुंचाओगे। तो ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया को फाइनेंशियली लूटने के लिए और इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल कब्जा जमाने के लिए ही जो भी थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया अंग्रेजों ने, वो बनवाया। समझ गए फिर बात को? इंडिया के रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट किया, इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट किया। अब ऐसा नहीं था कि इंडियंस के अंदर दिमाग नहीं था, इंडिया में भी कैपिटलिस्ट थे, इंडिया में भी इंटरप्रेन्योरियल दिमाग वाले लोग थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये ब्रिटिश कॉमर्शियल कैपिटल पे, ब्रिटिश ट्रेडिंग एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। बहुत सारे सेक्टर्स में ब्रिटिश की वर्चुअल मोनोपोली थी। शुरुआत में बैंकिंग सेक्टर, शिपिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, कोल प्लांटेशन, क्रॉप्स, जूट, इन सब में अंग्रेजों की मोनोपोली थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा, उसके बाद आप देखोगे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ हद तक इंडियंस घुस पाए। उससे पहले तो इंडियंस का घुसना ही बैन कर रखा था इन अंग्रेजों ने किसी भी सेक्टर में, खासकर
आप कह सकते हो की सेक्टर्स में। वो अलग बात है कि अब चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है, ओके, इंग्लैंड के साथ ट्रेड हो रहा है, तो उस ट्रेड में एक जूनियर पार्टनर की तरह कोई इंडियन ट्रेडिंग एजेंट भी इन्वॉल्व हो गया। बट प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से जब इंग्लैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद ही इंडियन ट्रेडर्स को, इंडियन आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट क्लास को, बिजनेस क्लास को मौका मिला उठ के आगे आने का। ठीक है, फिर आप देखोगे जो इंडिपेंडेंस से पहले का पीरियड था भाई, ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन का पीरियड था। किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, जो भी मिली वो बहुत नेचुरल थी और बहुत कम थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1901 से लेकर 1950 तक आप कह सकते हो कि इंडिया की इकोनॉमी 2% प्रति ईयर से भी कम से भी बढ़ी है। खासकर इंडिया के अगर आप रियल आउटपुट की बात करो, रियल आउटपुट का मतलब क्या होता है कि क्या प्रोडक्टिव एसेट्स को आपने इकोनॉमी में पैदा किया। तो इंडिया में वैसे ही प्रोडक्टिव एसेट्स कम पैदा हो रहे हैं, ज़्यादातर जो पैदा हो रहा है वो प्राइमरी प्रोड्यूस पैदा हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ के नाम पे इंडिया में कुछ है नहीं, कैपिटल गुड्स के नाम पे इंडिया में कुछ है नहीं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो इंडिया में नहीं है। समझ गया बात को। तो इसलिए आप देखोगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते तब तक हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से डॉर्मेंट रखा है इन अंग्रेजों ने। फिर आप देखोगे कि एक इकोनॉमिक स्टैटिस्टिशियन है एंगस मेडिसन, इन्होंने बोला कि 1600 से लेकर 1870 तक, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 1600 से लेकर 1870 तक 270 सालों के लिए इंडिया की जो पर कैपिटा ग्रोथ रही है वो बहुत ना के बराबर रही, मतलब रही ही नहीं है। 1600 में जो पर कैपिटा इनकम थी लोगों की इंडिया में, और 1870 में जो पर कैपिटा थी वो सेम थी। मतलब कि 1600 से लेके 1870 तक इंडिया की कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है। प्रॉब्लम यह हुई कि 1750 तक इंडिया की ग्रोथ हो रही थी, 1757 तक इंडिया की ग्रोथ हो रही थी, उसके बाद इंडिया की ग्रोथ की निगेटिव ट्रेजेक्टरी शुरू हो गई, और जो 1600 का पर कैपिटा का फिगर था 1870 में भी वही फिगर था। अगर आप बात करो 1870 से लेके 1947 तक की, यानी 1870 से लेके 1947 तक की, तब पर कैपिटा ग्रोथ देखने को मिली है 0.2% की। सोचिए 0.2% की, और उस समय पे यूके की पर कैपिटा ग्रोथ हो रही थी 1% की, हमसे 5 गुनी ज्यादा। अगर आप पर कैपिटा के फिगर्स देखो इंडिया के, तो 1899 में जो पर कैपिटा इनकम थी इंडिया के अंदर वो थी 18 रुपए 1 पर्सन की, और 1895 में ये कितनी थी 39.5। आप समझिए कि भाई 39.5 1895 में और 18 रुपए 1899 में, मतलब कि 4 साल में इतना चूस गया कि आधे से कम कर दी हमारी पर कैपिटा इनकम। किस हद तक आप कह सकते हो इंडियन मासेस एब्जेक्ट पॉवर्टी में डूबे थे, किस हद तक फैमीन्स आते थे, डिजीज एपिडेमिक्स आते थे, लेकिन अंग्रेज इनको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करते थे। सोशियो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि अंग्रेजों ने अपनी छोड़ से दी है, मासेस मरे जिए, उससे अंग्रेजों को कोई भी लेना देना नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ ना, तो अंग्रेजों का ये एटीट्यूड हमारे पॉलिटिकल लीडर्स देख रहे थे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे थे। इसलिए जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा था, ये देश की आज़ादी के बाद ना हो, इस चीज़ को पूरी तरीके से करने की कोशिश की हमारे पॉलिटिशियंस ने और हमारे बिजनेसमैन ने। बेसिकली पॉलिटिशियंस बोली, क्योंकि बिजनेसमैन देश की आज़ादी के बाद एकदम से ताकतवर नहीं हुए थे, और बिजनेसमैन देखिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव से सोचता था। पॉलिटिशियंस एक बार फिर भी लोगों के लिए सोच जाते हैं। तो आप आगे बात करोगे कि जब हमारा देश आज़ाद करेगा होगा, जब इंडियन इकोनॉमी के फाउंडेशन स्टोन्स रखे जाएंगे, उस समय पे कुछ बातें बहुत क्लियर तरीके से पता होंगी हमारे पॉलिटिशियंस को। क्या पता होंगी? कि भाई लोकल गवर्नमेंट्स को ताकत देनी है। अगर आप हमारे संविधान में देखो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब राज्य की सरकारों को कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जहां पे राज्य की सरकार नियम कानून बना सकती है। मतलब राज्य की सरकार का डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना, दिस इज मैंडेटरी, बिना राज्य सरकार के कंट्रीब्यूट किए कुछ हो नहीं सकता। फिर पब्लिक सेक्टर को एक एम्बिशियस वाइटल रोल देना। पब्लिक सेक्टर को वाइटल रोल देने के लिए कुछ हद तक सोशलिज्म की भावना बहुत प्रभावित करती थी हमारे लीडर्स को, जैसे सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू जी को। हालांकि सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के बाद इंडिया में रह के कुछ ना कर पाए, चूंकि आज़ादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहा जाता है। और जिस प्रकार के आप कह सकते हो सैक्रिफाइसेस और काम सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश के लिए दिए हैं, वो डिजर्व करते थे कि आज़ादी के बाद के भारत को देखना। महात्मा गांधी जी ने तो कम से कम आज़ादी के बाद का भारत देखा, वो भी नहीं देख पाए। बहरहाल वो अलग बात है। नेहरू जी थे, नेहरू जी कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर से बहुत ज़्यादा मेस्मराइज थे। नेहरू जी का ये बोलना था कि भाई सरकारी कंपनी बहुत बड़ी होनी चाहिए और उसके काम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। जो चीज़ सोवियत यूनियन में देखी थी, कहीं ना कहीं नेहरू जी ने वो इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। यहाँ पे नेहरू जी को ये भी पता था
कि हैवी इंडस्ट्रीज को तो इंडिया में डेवलप करना ही पड़ेगा, और ये बहुत नेचुरल है। इंडिया के ऊपर राज कर रही है कॉलोनियल पावर। वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया 1750s में, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते अंग्रेज, इंग्लैंड दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश देके उभरा। तो जब आप देख रहे हो कि आपके ऊपर जो देश राज कर रहा है वो अपनी इंडस्ट्री के बेसिस पे राज कर रहा है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक लिमिट से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना इंडिया की इकोनॉमी में, ये नेहरू साहब को और हमारे लीडर्स को नहीं पसंद आया। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आता है तो वो कैपिटलिज्म के सिद्धांत को फॉलो करके आता है। मतलब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो कौन इन्वेस्ट करेगा? फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। वो क्यों आके इन्वेस्ट करेगा? उसको प्रॉफिट चाहिए। तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट प्रमोट होता है, और नेहरू जी का माइंडसेट सोशलिस्टिक था। शुरुआत में जो हमारे इकोनॉमी का काम करने का तरीका था वो सोशलिज्म था। वो बिल्कुल क्रूड सोशलिज्म नहीं था सोवियत यूनियन का, बट वो सोशलिज्म ही था जिसमें प्राइवेट ओनरशिप को डिस्करेज किया जा रहा था। लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप इन्वॉल्व मतलब अलाउड थी, बट एक लिमिट से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था। और इकोनॉमिक प्लानिंग की यहाँ पे बात की गई। जब इंडिया आज़ाद हुआ, इन सब चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की ज़रूरत थी। हर प्रकार के चैलेंजेस और हर्डल्स थे हमारी इकोनॉमी में जिनको टैकल करना था, और यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रमोट करना था। तो हमारे जो पॉलिटिकल मास्टर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे सामने बहुत सी परेशानियां थी। भले ही देश नेशनलिस्टिक फर्वर से भरा हुआ था, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट थे हमारे देश के अंदर, हम आज़ाद हो गए, हमारी खुद की एक आइडेंटिटी है, लेकिन एक और बात थी, हम उतने ही गरीब थे, हम उतने ही अनडेवलप्ड थे, हम उतने ही, आप कह सकते हो, पिछड़े हुए थे। और इस पिछड़े देश को आज़ाद करके, आज़ाद तो हमने कर दिया था, आगे बढ़ाना ये बहुत बड़ी बात थी। और कुछ की डिसीजंस यहाँ पे लेने थे पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, और यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप लिए भी गए, डिसीजंस लिए भी गए। 1956 में आप कह सकते हो इंडिया की एक इकोनॉमिक जर्नी शुरू होगी। अब समझिए, 1956 में इंडियन इकोनॉमी के लिए जो डिसीजंस लिए जाएंगे, इन डिसीजंस के बारे में हम आगे अभी रमेश सिंह में बात करेंगे। और पहले एनसीईआरटी में 1956 में क्या इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में इंडिया में हुआ, ये मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, तो 1956 में जो इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस लिए गए, एक्चुअली में हुआ ये कि सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। अगर आप 5 ईयर प्लान्स की टाइमलाइन देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो पहला 5 ईयर प्लान था इंडिया का वो था 1951 से 1956। जो दूसरा 5 ईयर प्लान था वो था 1956 से 1961। इस दूसरे 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। इंडिया की एक ऐसी इकोनॉमिक जर्नी शुरू होगी जो आज तक इंडिया को इम्पैक्ट कर रही है। आपको पता है हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। मैंने एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें पढ़ाई हैं। आप बोलोगे एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं पता, तो एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स 9, 10, 11 देखिए जाके, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बेसिक इकोनॉमिक्स 9th क्लास की एनसीईआरटी, 10th क्लास की एनसीईआरटी और 11th क्लास की एनसीईआरटी में ऑलरेडी कवर हो चुकी है इंडिया की इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में देखा जाए। तो 1956 में जो डिसीजंस लिए गए वो रिफॉर्म पीरियड से पहले तो बहुत मेजर बेसिस पे इंपैक्ट करेंगे। रिफॉर्म बेसिस से पहले मतलब रिफॉर्म पीरियड से पहले मतलब 1991 से पहले। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। तो फ्रॉम 1956 टू 1991 जो डिसीजंस भी 1956 में लिए गए थे उनका बहुत इंटेंस इंपैक्ट रहेगा 1991 तक। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद भी 1956 के डिसीजंस का इंपैक्ट रहेगा, थोड़ा रिलैक्स्ड फॉर्म में रहेगा। क्योंकि देखिए 1956 में फॉर एग्जांपल एक डिसीजन लिया गया कि हम अपने देश के पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में भी कहीं ना कहीं की इंडस्ट्रीज में हमारे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करते हैं। आज की डेट में ऑयल और गैस इंडस्ट्री में ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज डोमिनेट करती हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसी कंट्रीज डोमिनेट करती हैं। पावर प्रोडक्शन की फील्ड में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन डोमिनेट करता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड में पीजीसीआईएल डोमिनेट करता है। स्टील मेकिंग में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डोमिनेट करता है। ये कंपनीज क्या है? ये हमारे देश का पब्लिक सेक्टर है। बैंकिंग में भी हमारा पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये क्या है? ये सब सरकारी बैंक है। तो मतलब 1956 में जो मेन डिसीजंस लिए गए उन डिसीजंस का इंपैक्ट कहीं ना कहीं आज तक है। लेकिन अब एक सवाल पूछा जाएगा, 1956 में एक डिसीजन लिया गया कि इंडिया की इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर किसको मानना है?
दो चॉइसेस थी, एक एग्रीकल्चर सेक्टर और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर। और यहाँ पे बात होगी प्राइम मूविंग फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट किसको माना गया। इंडिया में उस समय पे जो हमारे लीडर्स थे, हालांकि वो पहले से अपनी अप्रोच में बहुत क्लियर थे, लेकिन उस समय पे हमारी सरकार के पास एक डिसीजन आया लेने को कि इंडिया के ग्रोथ प्रोसेस में एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बनाया जाए, या फिर इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स बनाया जाए। तो यहाँ पे अब देखिए, कोई भी कंट्री जब डेवलप करती है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में आप देखोगे कि नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तो यहाँ होता ही है। तो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के बिना कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। देश की सरकारें एक प्लान बनाती हैं, उस प्लान के हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव सेटअप करती हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि भाई हमारी इमीडिएट प्रायोरिटीज क्या हैं, और उन इमीडिएट प्रायोरिटीज को हमको मीट करना है एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है तो इसी प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पे जब आप साफ साफ ये देख रहे हो कि आपको अपने नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को ही एक्सप्लॉयट करके अपने आप को डेवलप करना है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आती है कि आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की या ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, कोल आ जाएगा भाई, नेचुरल गैस आ जाएगी, ऑयल आ जाएगा, आयरन ओर आ जाएगा, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, तो आपकी आबादी कितनी पढ़ी लिखी है, आपकी आबादी कितनी स्किल्ड है, आपके यहाँ पे कितने साइंटिस्ट हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने आप कह सकते हो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन, ये इस बात को डिसाइड करेगा कि आप इकोनॉमी को किस तरफ लेके जाओ। जब उस समय सरकार ने डिसीजन लिया कि भाई एग्रीकल्चर के बेसिस पे इकोनॉमी को बढ़ाना है या इंडस्ट्री के बेसिस पे इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो भाई अगर आप लेवल ऑफ सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखो इंडिया का, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी को देखो, अगर हमारे नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को देखो, तो समझ में क्या आएगा, समझ में ये आएगा कि भाई एग्रीकल्चर चुन लो। क्योंकि हम बहुत पिछड़े हुए थे, ना हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी, ना ही हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसा था, ना ही हम फॉरेन प्लेयर्स यानी कि प्राइवेट कैपिटल एक लिमिट से ज़्यादा अपनी इकोनॉमी में मंगाना चाहते थे। तो जब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करोगे। लेकिन उसके बावजूद 1956 में हमारे देश के लीडर्स ने क्या बोला कि हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते पे जाएंगे, और हमने एग्रीकल्चर को अपना प्राइम मूविंग फोर्स नहीं बनाया, हमने इंडस्ट्री को अपना प्राइम मूविंग फोर्स बनाया। और ये बात कहीं ना कहीं पहले से ही पता थी। आप देखो दोस्तों, मिड 1930s में ही इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे थे दो लीडर्स, एक थे जवाहरलाल नेहरू, एक तो सुभाष चंद्र बोस, और एक नेशनल प्लानिंग कमेटी भी सेटअप की गई थी 1938 में। तो जब इस प्रकार के डिसीजंस पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंग लीडर्स ले रहे थे, तो उनके दिमाग में क्लैरिटी थी कि इंडस्ट्रियल लेड ग्रोथ के ही दम पे इंडिया का भला हो पाएगा। तो जब देश की आज़ादी के बाद उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, तो वो एग्रीकल्चर को प्राइम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इंडस्ट्री को प्राइम इंपॉर्टेंस देंगे। इनफैक्ट वो एग्रीकल्चर को भी इंपॉर्टेंस दे रहे थे, बट उनका ये बोलना था कि एग्रीकल्चर तो साथ में चलना ही है, हम इंडस्ट्री को भी इंपॉर्टेंस देंगे, हम एग्रीकल्चर में ही आगे क्यों बढ़े भाई, इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ना जरूरी है। ये जो हमारा माई बाप बन के बैठा था इंग्लैंड, ये तो इंडस्ट्रीज के दम पे आगे बढ़ा है ना, तो हम इसको पीछे छोड़ेंगे इंडस्ट्रीज के दम पे। लेकिन जब इंडिया में लीडर्स ने डिसाइड किया कि भाई इंडस्ट्रीज के दम पे हम डेवलप करेंगे, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को अपोज किया। मैं आपको बता दूं कि आज तक इस बात के ऊपर बहस होती है कि इंडिया को 1956 में एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बनाना चाहिए था इंडस्ट्री को। बट उस बहस में ना घुसते हुए यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया ने जब इंडस्ट्री को अपना प्राइम मूविंग फोर्स बनाने की बात की, तो इस डिसीजन में गलतियां कहाँ हुई। तो भाई इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स को बनाने का जो डिसीजन था वो गलत क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया कि देश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर का प्रेजेंस नहीं था, ना ही पावर हमारे पास थी, बिजलियां उस समय पे कट थी, अर्बन इलाके में भी प्रॉपर तरीके से बिजली नहीं पहुंचती थी, ना ही ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध थे, ना ही कम्युनिकेशन के। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के नाम पे हमारे देश में कुछ भी नहीं था, बहुत लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज थी, आयरन स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी थी, बहुत लिमिटेड थी। फिर लैक ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल, भाई नया नया देश बना था, नई नई सरकार बनी थी, ज़्यादा बिजनेसमैन थे नहीं, टैक्स कलेक्शन ना के बराबर था, तो सरकार के पास देखो पैसा था नहीं, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर डेवलप था नहीं। एक ऑप्शन ये था कि बाहर से पैसा, बाहर से कैपिटल मंगवाया जाए,
लेकिन हमारे देश के लीडर्स सोशलिज्म के सिद्धांत पर चलना चाहते थे। और अगर आप यूएसए जैसे देशों से पैसा लोगे, कैपिटल को इन्वेस्ट करोगे अपनी इकोनॉमी में, तो वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटलिज्म हो जाएगा। और सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का वैसे ही 36 का आंकड़ा है, तो यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टेबल कैपिटल नहीं था हमारे पास। तो इस केस में बोला गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने का जो डिसीजन था वो गलत था। फिर आप देखिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को करने के लिए सिर्फ पैसा, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। टेक्नोलॉजी नहीं थी और रिसर्च और डेवलपमेंट हमारा ना के बराबर था। कुल मिला के जो हमारी पॉपुलेशन थी उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसा था जो कि पढ़ा लिखा था, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज भी कम थे, जिसको आप कह सकते हो स्किल्ड मैन पावर। फिर आप बात करिए एब्सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लोग गरीब थे, ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो सीन आज की डेट में आपको दिखता है वो उस समय पे तो ऑब्वियसली था नहीं। प्लस इंडस्ट्रियल गुड्स का मार्केट भी नहीं था, लोग गरीब थे, प्रिमिटिव तरीके से रहते थे, रूरल वेज ऑफ लिविंग डोमिनेंट थे। तो अभी इंडस्ट्रियल गुड्स में तो कारें बनेंगी, टीवी, इस प्रकार की चीज़ें बनेंगे, और इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड इंडिया में उस समय पे नहीं थी। प्लस आप देखोगे मैनी अदर सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच एक्टेड एज नेगेटिव फोर्सेस फॉर द प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता है, साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक मिल में एक वर्कर 12-12 घंटे, 11-11 घंटे, 14-14 घंटे काम कर रहा है, तो उसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सोशल कह सकते हो कि उसकी पूरी की पूरी जो स्टैंडिंग है वो खराब हो गई है। कैसे? तो पहले जो लोग गांव में रह के एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर में उनका काम नहीं बन पाया तो शहर जाके मिल में काम करने लगे। शहर जाके मिल में काम करने लगे तो गांव से कनेक्शन टूट गया। शहर की सुनसान गलियों में अकेले घूम रहे हैं, कोई औकात नहीं है, जेब में ज़्यादा पैसा नहीं है, दिन में 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, शाम को घर पहुंचो कोई घर पे है नहीं, सारी की सारी फैमिली गांव में है, तो ऑब्वियस सी बात है सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी यहाँ पे हो रहा था। तो इन आधारों पे क्या बोला गया कि भाई देखिए, इंडिया में जो आपने ये डिसीजन लिया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्राइम मूविंग फोर्स बनाएंगे, एग्रीकल्चर को नहीं, ये डिसीजन यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ पे एक और बात बोली गई कि ठीक है भाई, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर प्राइम मूविंग फोर्स नहीं बनाते हो तो एग्रीकल्चर को बनाते हो। तो एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बनाने के क्या एक्सक्यूजेस हैं, क्या बहाने हैं आपके पास? तो ये बोला गया कि भाई देश में जो फर्टाइल लैंड का नेचुरल रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास एक बहुत बड़ा लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, तो अगर हम इस पे एग्रीकल्चर कर दें तो भाई हम ठीक ठाक पैदावार कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे कि इस एग्रीकल्चर को करने के लिए हमें ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि आप समझिए बात को, आगे आने वाले समय में अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उस समय पे प्रमोट करते 1956 में, इंडस्ट्री इग्नोर कर देते, तो भी प्रॉब्लम्स आती। कौन सी प्रॉब्लम्स आती मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे एक व्यू पॉइंट ये उभर के आ रहा है कि अगर इरिगेशन, एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट पे इंडिया को अगर प्राइमरी गोल बना के डेवलप किया जाता, तो ऐसे केसेस में कुछ चीज़ें डेवलप, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती, जैसे कि किसी भी प्रकार की क्राइसिस नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू खाना पीना, कहीं ना कहीं फूड की, शेल्टर की, बेसिक हेल्थ केयर की लोगों को कमी नहीं होती। यहाँ पे देखिए, वंस देयर वाज नो क्राइसिस ऑफ फूड, शेल्टर, बेसिक हेल्थ केयर टू द मासेस, द गोल ऑफ डेवलपमेंट कुड हैव बीन रियलाइज्ड। कहने का मतलब ये है कि एक तबका ऐसा उठ रहा है जिसने बोला 1956 में इंडस्ट्रीज को प्राइमरी फोर्स बना के आप गलत किया, आपको एग्रीकल्चर को प्राइमरी फोर्स बनाना चाहिए था। जब एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कर जाता, सबके पास फूड आ जाता, शेल्टर आ जाता, बेसिक हेल्थ केयर आ जाता, तो उसके बाद आप डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते थे। लेकिन आप अगर देखो दोस्तों, तो ये बहुत सिंपलिस्टिक एजम्पशन है, ये बोल देना कि 1956 में आप इंडस्ट्रीज को डेवलप मत करो, आप किसको डेवलप करो, एग्रीकल्चर को डेवलप करो। जब एग्रीकल्चर से सबके पास खाना आ जाएगा, शेल्टर आ जाएगा, बेसिक हेल्थ केयर आ जाएगा, फिर इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। क्या आपको लगता है कि उस समय से लेके आज तक हम एग्रीकल्चर पूरा डेवलप नहीं कर पाए, इंडस्ट्री पूरा डेवलप नहीं कर पाए? तो ये अप्रोच काम करती कि 1956 में हम एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस देते और फिर जब एग्रीकल्चर हम डेवलप कर लेते तब हम इंडस्ट्री पे आते। यहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का एग्जाम्पल दिया गया। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में 1949 में एक रियलिस्टिक एवोल्यूशन किया और उन्होंने एग्रीकल्चर को बनाया प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ देयर इकोनॉमी। समझिए यहाँ पे किस प्रकार का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे मैं अपने भी कुछ व्यू पॉइंट्स देना चाहूँगा। ऑथर ये बोल रहा है कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के सामने भी इंडिया वाली चॉइस आई थी 1956 वाली। 1956 में इंडिया ने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करने का डिसीजन लिया। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 1949 में पहले अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने का डिसीजन लिया। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी उन्होंने सरप्लस कमाया
वो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिक्स उनके तैयार थे जब 1970s में वो मैसिव स्केल पे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू करेंगे। और जब चाइना डेवलप हुआ तो चाइना इतनी तेजी से डेवलप हुआ कि भाई बाकी डेवलप्ड कंट्रीज भी बहुत चक्का रह गई। जिस स्पीड पे चाइना की डेवलपमेंट हुई है और आज की डेट में जिस स्पीड पे चाइना की इकोनॉमी बड़ी बनी है, वो यूएस को टक्कर दे रही है, वो ऐसे ही नहीं बनी है। अब देखिए, ऑथर यहाँ पे बहुत सिंपलिस्टिक अजम्पशंस ले रहा है। भले ही चाइना में एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी बनाया गया था, लेकिन आपको पता है कि चाइना में बहुत बड़े बड़े फैमिन्स आए थे। 1962 का जब जंग छिड़ी इंडिया चाइना के बीच में, उससे जस्ट पहले चाइना में बहुत बड़ा अकाल आया था, लोग भूखे मर रहे थे। तो ये बोल देना कि एग्रीकल्चर को उन्होंने प्राइम मूविंग फोर्स बना दिया और चाइना में सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, ये एक बहुत सिंपलिस्टिक एजम्पशन है। ऐसा नहीं होता। अगर इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स इंडिया को बनाया हमारे लीडर्स ने और एग्रीकल्चर को साथ साथ लेके चले, अगर एग्रीकल्चर को आगे रख देते, इंडस्ट्री को इग्नोर कर देते, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज 2021 तक एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा डेवलप हो चुका होता। नहीं, कोई गारंटी नहीं है। समझ गया आप बात को? हमारे लीडर्स ने क्या कोशिश की? हमारे लीडर्स ने कोशिश ये की थी कि एक बैलेंस रख के इंडस्ट्री को भी बढ़ाएं और एग्रीकल्चर भी साथ साथ बढ़ता रहेगा। अभी हमारे लीडर्स का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पे जो एक ये बहुत बड़ा तबका है, वैसे तो बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो कहता है कि एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं हमारे चाचा नेहरू साहब से गलती हो गई और माओ जेडोंग ने यहाँ पे सही किया। माओ जेडोंग का जो डिसीजन था 1949 में कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बनाया जाएगा, वो इंडिया के इंडस्ट्री वाले डिसीजन से बेटर था। जबकि नेहरू जी दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट विजनरी माने जाते थे और माओ जेडोंग को उस समय पे इतना बड़ा विजनरी नहीं माना जाता था। जब इंडिया में गांधीयन आइडियल्स डोमिनेट कर रहे थे और गांधी जी कहते थे कि देश की आत्मा तो गांव में बसती है। गांधी जी तो वैसे भी रूरल इंडस्ट्रीज के फेवर में थे, गांधी जी तो वैसे भी एग्रीकल्चर के फेवर में थे, गांधी जी इंडस्ट्रीज के फेवर में नहीं थे। उसके बाद भी अगर आप देखो तो पार्लियामेंट में गांधी जी नहीं थे, सरकार में गांधी जी थे, लेकिन गांधी जी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे सरकार में। तो इसके बावजूद भी हमारे लीडर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्यों चुना? इंडस्ट्रियलाइजेशन की गलती क्यों हो गई? एक्चुअली में यहाँ पे गलती कहना इसको गलत होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। देश में एक बहुत बड़ा तबका आज भी ये बोलता है एग्रीकल्चर आगे होना चाहिए था, इंडस्ट्री नहीं। बहुत सारे तबका ये बोलता है कि नहीं भाई, इंडस्ट्री जो डिसीजन लिया गया वो बिल्कुल सही था। इसीलिए कभी कभी जब इंडिया में इकोनॉमिक्स की बात होती ना, तो इस इकोनॉमिक्स को गांधीयन सोशलिज्म नहीं बोलते हैं, उसको नेहरूवियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी 1956 में हमने जो डिसीजन लिया कि हम अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन विल बी द प्राइमरी फोर्स, इसको नेहरूवियन इकोनॉमिक्स बोला जाता है। जबकि कहीं ना कहीं गांधी जी का सोशलिज्म क्या बोलता था? गांधी जी का सोशलिज्म ये बोलता था कि भाई देश की आत्मा तो गांव में बसती है, तो गांव को सुधारो। तो गांव को सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से क्या जुड़ा है? रूरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। तो इसको एक कुछ लोगों ने नेहरूवियन इकोनॉमिक्स बोला है, मतलब कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को साइड हटा के इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना, इसको बोला गया है नेहरूवियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस नेहरूवियन इकोनॉमिक्स के ऊपर काफी लिटरेचर लिखा गया है। ओके, अब यहां पे हम ये एसेस करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक्चुअली में जो ये डिसीजन लिया गया, ये क्यों लिया गया? क्या ये डिसीजन लेना सही था? क्या ये डिसीजन लेना सही नहीं था? इस बात को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एसेस करने की कोशिश करेंगे 3-4 पॉइंट्स के थ्रू। पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है? इंडिया में एग्रीकल्चर भले ही आप कह सकते हो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था सबके लिए, ज्यादा से ज्यादा आबादी रूरल थी, लेकिन समझिए बात को, हमारी इकोनॉमी बहुत पिछड़े हुए थी। एग्रीकल्चर फील्ड में भी जो हमारे पास रिसोर्सेज थे वो बहुत पिछड़े हुए थे। इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल टूल्स और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ था, और अगर इंडियन एग्रीकल्चर को भी आपको सुधारना है तो उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उसको मैकेनाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर हम अपनी इंडस्ट्रियल ताकत बढ़ा लेंगे, अगर हम अपनी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस बढ़ा लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम आगे आने वाले समय में अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मॉडर्नाइज कर सकेंगे। अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके चलेंगे तो हम अपनी इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज नहीं कर पाएंगे और हम हमेशा डिसएडवांटेज पे रहेंगे। पर यहाँ पे एक चीज और समझनी है आपको, इंडिया एक लिमिट से ज्यादा
फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फूड ग्रेन्स खरीदने के पैसे नहीं थे, एज सिंपल एज दैट। उस समय पे नए नए देश बने थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास ना के बराबर थे। तो इसीलिए इंडिया का ये जो स्टेप था कि भाई ट्रेडिशनल वे से हम लोग ना जाके इंडस्ट्रियल वे से आगे जाएंगे, उसका एक रीज़न ये था कि इंडस्ट्रियली जब हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली मैकेनाइजेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ेगा, जिसके दम पे हम लोग आगे आने वाले समय में अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मॉडर्नाइज कर लेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि दुनिया भर में बहुत सी जगहों पे कैपिटलिज्म की हवा चल रही थी। चाहे वर्ल्ड बैंक की बात कर लीजिए, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस थे, जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था जिसको यूएसए लीड करता था। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट होती थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के थ्रू। और इन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या बोला कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन ही तरीका है फास्टर ग्रोथ का। जो कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी वही तेजी से आगे बढ़ेगी, वही पैसा कमाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थे, इन्होंने ये बोला था कि जो कंट्री इंडस्ट्रियलाइज करेगी हम उसको कैसे ना कैसे करके मदद करेंगे। अब यहां पे अगर इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करता तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मदद इंडिया को नहीं मिलती, ऐसा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को लगा। प्लस जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उस समय की, हालांकि आप देखो कि उस समय पे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज नहीं थी, आगे आएंगी, बट आप कह लो कंपेरेटिवली ज्यादा डेवलप्ड इंडिया से, तो यूएस और यूरोप की जो कंट्रीज थी उनका भी ये कहना था कि भाई जो देश इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं कहीं ना कहीं हम उसकी मदद करेंगे। तो इंडिया को यहाँ पे ये लगा कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को वे फॉरवर्ड समझ रहे हैं। इंडिया को ये लगा, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को लगा कि देखिए एग्रीकल्चर तो हमारे देश में वैसे ही चल रहा है, अब अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही ध्यान देते हैं, इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमको बैकवर्ड लुकिंग बोला जाएगा। हमारी जो अप्रोच होगी ना वो रिग्रेसिव होगी। 1990s में जब इंडिया अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी एक पुश देगा, उस समय पे इंडिया को रिग्रेसिव नहीं समझा जाएगा। 1950s में सोचिए, 1956 की बात हो रही, 1956 में अगर इंडिया बोल देता हम इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दे रहे, हम तो केवल एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं हम बैकवर्ड लुकिंग हो जाते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया भर की कंट्रीज को लगता है कि ये तो भाई पुराने गांव के किसान ही बने रहना चाहते हैं, ये ग्रो ही नहीं करना चाहते। और ग्रो करना इज द नॉर्म, तो हमारे लीडर्स ने चुना कि हम ग्रो करेंगे। हमारे लीडर्स को हमेशा ये पता था कि अगर हम मॉडर्नाइज कर जाते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम बढ़ा लेंगे, लेकिन हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो पूरी तरीके से बढ़ेगा नहीं, और इंडस्ट्री में भी हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। प्लस ये जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये भी हमारी मदद नहीं करेंगे। तो ये सोच के भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को पुश दिया हमारे लीडर्स ने। फिर आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर छुड़ा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत फोकस दिया था। इंडिया ने देखा था कि टेक्नोलॉजी और साइंस के दम पे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वॉर बन रही हैं, वो लड़ रही हैं, तो एक प्रॉपर डिफेंस फोर्स की जरूरत थी। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान टूट गया, और पाकिस्तान का अप्रोच बहुत एग्रेसिव थी। आज़ाद कश्मीर फोर्सेस लड़ाई कर रही थी कश्मीर में, और आप देखिए कि जंग का माहौल आगे बनेगा आगे आने वाले समय में। तो इंडिया को ये समझ में आया कि एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर को डेवलप करना ज़रूरी है, और एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर को डेवलप करना है तो हथियार बनाने, टैंक बनाने, बंदूकें बनानी, राइफल बनानी, तो उसके लिए तो भैया इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा ना। अभी एग्रीकल्चर से कैसे बनाओगे बंदूकें, गोलियां, डिफेंस पावर कैसे करोगे? समझ गए कि एक पॉइंट था। दूसरी बात आप देखोगे यहाँ पे कि इंडिपेंडेंस से पहले भी जो हमारे सोशल साइंटिस्ट थे और जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे, वो कहीं ना कहीं देश में मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे, सोशल चेंज के अगेंस्ट जाना चाहते थे। अभी हमारे सोशल फैब्रिक में एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ था। अगर एग्रीकल्चर को ही प्रमोट करते तो हमारा देश वही दकियानूसी पुराने ख्यालात का रह जाता। इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते मॉडर्नाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, लोग गांव के इलाके से अर्बन इलाके में गए, कास्ट बैरियर्स टूटे, रीजन बैरियर्स टूटे, देश में कैसे ना कैसे करके जो ट्रेडिशनल आउटमोडेड तरीका था रहने का, क्रॉप्स उगाने का, ये बदला, लोगों की मोबिलिटी बदली, तो देश का आप कह सकते हो एसिमिलेशन हुआ। तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट मैटर करती थी। तो जो सोशियो इकोनॉमिक कंसेंसस था हमारे लीडर्स में, बिजनेस लीडर्स में, पॉलिटिशियंस में, वो ये था कि कैसे ना कैसे करके रिग्रेसिव स्टेप एग्रीकल्चर वाला रिपीट नहीं करना है, हमें कैसे ना करके क्या करना है कि इंडस्ट्री को तो डेवलप करना पड़ेगा ही, होल हार्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में जाना पड़ेगा ही, और इंडिया गया भी। और सबसे खास बात यह थी कि जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या ताकत थी वो पूरी दुनिया के सामने फेमस हो चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी इतने लंबे समय तक एलाइज के अगेंस्ट खड़ा रहा अपने इंडस्ट्रियल ताकत के दम पे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय पे भी हिटलर इतने लंबे समय तक बाकियों को हरा पाया अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ताकत के दम पे। इंग्लैंड
जो इंडिया का बाप बन के बैठा था 200 सालों तक, वो किस दम पे इंडिया पे राज कर रहा था? अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के दम पे। तो ये सब फैक्टर्स हमारे लीडर्स को दिख रहे थे और हमारे लीडर्स को समझ में आ रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द नॉर्म। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम पीछे रह जाएंगे। एग्रीकल्चर में तो हम जैसे तैसे कैचअप कर लेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे छोड़ गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात हमारे लीडर्स को समझ में आ चुकी थी और बहुत सही समझ में आई थी। यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोकता हूँ, अगली वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो बनाने की अप्रोच में कुछ चेंजेस करूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।